वहीं पूर्वी पाकिस्तान में 162 सीटें थीं। चुनाव हुए तो इनमें से 160 पर आवामी लीग ने जीत दर्ज की। सामान्य गुणागणित कहता है कि सरकार आवामी लीग की बननी चाहिए थी पूरे पाकिस्तान में, लेकिन भुट्टो अड़ गए। बोले कि अगर बंगाल से किसी ने असेंबली में घुसने की कोशिश की तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। अब तक राष्ट्रपति बन चुके थे जनरल याह्या खान। उन्होंने भुट्टो के सुर से सुर मिलाते हुए ऐलान किया कि सरकार नहीं बनेगी, मार्शल लॉ जारी रहेगा। बाय एंड लार्ज एक फेयर इलेक्शन को इस तरह एक्सेप्ट नहीं किया गया, फौज का रूल चलता रहा। याह्या के इस ऐलान से पूर्वी पाकिस्तान। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की आजादी के बारे में और इंडियन मीडिया के मुंह से जुबानी से सुनने वाले हैं कि 1971 के अंदर क्या हुआ था। हम पाकिस्तान में ये सुनते हुए आ रहे कि 1971 के अंदर पाकिस्तान की आर्मी कभी हारी नहीं थी और बांग्लादेश को हमने आजाद कर दिया था वैसे ही। बट कुछ जगहों पे इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि भाई 1971 के अंदर पाकिस्तान की आर्मी हार चुकी थी। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या सच में 1971 के अंदर पाकिस्तानी आर्मी के हारने की वजह से बांग्लादेश आजाद हुआ था या बांग्लादेश पहले से ही आजादी के लिए मांग कर रहा था। तो बेसिकली ये वीडियो जो है वो बांग्लादेश की आजादी के ऊपर है कि 16 दिसंबर 1971 के अंदर बांग्लादेश कैसे आजाद हुआ, पाकिस्तान की आर्मी के हारने की वजह से या वैसे ही। तो इंडियन मीडिया का रिपोर्ट देखते फिर आपके साथ शेयर करते हैं। युद्ध में हार और जीत चलती रहती है, मुख्य बात यह है कि आप लड़े कैसे। अभी जो लाइन हमने कही बड़ी आदर्शवादी है, ऐसा होना चाहिए लेकिन हो नहीं पाता। होता यह है कि हार को एक्सेप्ट करने के बजाय जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। ऐसी एक लड़ाई है 1971 का युद्ध, वो युद्ध जिसने इंदिरा गांधी को आयरन लेडी का दर्जा दिलवाया और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को फॉरएवर लेजेंड का। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस युद्ध में हारा, बुरी तरह से हारा। लेकिन पाकिस्तान के स्कूल्स में आम बहसों में 1971 की चर्चा या तो होती नहीं या होती भी है तो इस युद्ध में 3 तरीके से जस्टिफिकेशंस आगे रखे जाते हैं। पहला ये साफ साफ झूठ कि फौज हारी ही नहीं थी, सब नेताओं का किया धरा था। दूसरा, युद्ध नहीं साजिश थी, भारत बदला लेना चाहता था, पाकिस्तान ने 47 में 2 टुकड़े किए, इसलिए 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बदला पूरा किया। मिसलीड कर रहे हैं यहां भी। और तीसरा कारण बताया जाता है कि बांग्लादेश जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान था, वहां बिहारियों पर हुए अत्याचार। ईस्ट पाकिस्तान में बिहारी उन उर्दू भाषियों को कहा जाता था जो पार्टीशन के वक्त माइग्रेट कर ईस्ट पाकिस्तान गए थे। हालांकि ऐसा करने वाले सिर्फ बिहार के लोग नहीं थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में नॉन बंगालीज को बिहारी कह दिया जाता था। इन सारे दावों का सच क्या है, आज के एपिसोड में इसी की चर्चा करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आज तारीख में थोड़ा पड़ताल का फ्लेवर लेते हुए जानते हैं कि 1971 युद्ध को लेकर पाकिस्तान के क्यों, क्या और कैसे के दावे में कितनी सच्चाई है। पहले क्यों पर आते हैं। 1971 का युद्ध हुआ क्यों, इस क्यों के बीच पड़े थे एक भाषण से। साल 1948, तारीख 24 मार्च, स्थान ढाका यूनिवर्सिटी के एक सम्मेलन में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना स्पीच देते हुए कहते हैं, हम बांग्ला जुबान का एहतराम करते हैं मगर पाकिस्तान की कौमी जुबान तो उर्दू ही होगी। जिन्ना ये बात बोल रहे थे उन लोगों के सामने जिनकी मातृभाषा बांग्ला थी और खुद जिस भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे थे वो थी अंग्रेजी। पाकिस्तान का विचार धर्म के विचार से उपजा था। 2 नेशन थ्योरी, यानी हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं, एक देश में नहीं रह पाएंगे, 2 अलग अलग देश चाहिए होंगे। जिन्ना को लगता था कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, जबकि असलियत में उर्दू हिंदुस्तान में जन्मी थी, अकेले मुस्लिम्स की लैंग्वेज नहीं थी। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री जावेद जब्बार डॉन के एक आर्टिकल में लिखते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान में तब महज 7-8% लोगों के लिए उर्दू उनकी मातृभाषा थी। सोचिए, एक बहुत छोटी माइनॉरिटी उर्दू बोलती थी। जिन्न मानकर चल रहे थे कि जैसे धर्म के विचार से पाकिस्तान बन गया, एक भाषा उर्दू से वो मजबूत हो जाएगा। ये बोलते हुए जिन्ना एक बात भूल गए कि धर्म इंसान की जिंदगी में बाद में आता है, पहले भाषा आती है। भाषा के चक्कर में इस पाकिस्तान में वैसा ही हंगामा हुआ जैसा 1950 के दशक में हिंदुस्तान में भी हुआ। भाषाई पहचान के आधार पर राज्य बनाने को लेकर भारत में बहुत हंगामा हुआ, लेकिन चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश था, एक डेमोक्रेसी था, इसलिए ये सारे मुद्दे बैठ के सुलझा लिए गए। इसके बरक्स पूर्वी पाकिस्तान में जब भाषाई अस्मिता को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, वहां पहले गोली चली और फिर शासन का डंडा। पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने हमेशा पूर्वी पाकिस्तान को दबा के रखने की कोशिश की। 1952 में ढाका यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोली चल गई, जिसमें 6 छात्र मारे गए।
1955 में सूबाई सरकार बनी, लेकिन 15 दिन में उसे बर्खास्त कर दिया गया। उनको रूल ही नहीं करने देते थे। शुरू से पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों की सोच में बांग्ला दोयम दर्जे के लोग थे। पाकिस्तान के एक स्कॉलर जनाब हसन निसार लिखते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान के लंबे चौड़े और गोरे चिट्टे सिंधियों पंजाबियों ने पूर्वी पाकिस्तान के छोटे और काले कलूटे बंगालियों को हमेशा हिकारत की नज़र से देखा। एक मायने में वो उनसे नफरत ही करते थे। भला ये गोरे चिट्टे नवाब कैसे बर्दाश्त कर पाते कि काले कलूटे बंगाली उन पर आकर हुकूमत करें। वो खुद नहीं कह रहे हैं, वो उस टाइम की लैंग्वेज, उस टाइम का सेंटिमेंट बता रहे हैं। सोचिए कितनी हिकारत भरी हुई थी अपने ही देश के नागरिकों के लिए, पाकिस्तानियों के मन में, वेस्ट पाकिस्तान के लोग। 1958 में अयूब खान ने जब सत्ता पलटकर कुर्सी पर कब्जा किया, उन्होंने भी इसी सोच को बरकरार रखा। पूर्वी पाकिस्तान से हमेशा मांग उठती रही कि उन्हें शासन में हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन अयूब खान इसके लिए तैयार नहीं हुए। अयूब के दौर में भी पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलनों का दौर इसीलिए चलता रहा। केंद्र था इनका ढाका यूनिवर्सिटी, जहां जिन्होंने भाषण दिया। यहां छात्र आंदोलनरत थे, कई सालों दशकों तक रहे। आंदोलन दबाने के लिए खूब कोशिश हुई, लेकिन छात्र माने नहीं। जनरेशंस ऑफ स्टूडेंट जो थी वो माने नहीं। इससे अयूब इतने परेशान हो गए कि उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के वजीर रमीजुद्दीन को पैगाम भिजवाया, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आप बंगाली लोग हमारी जान छोड़ दें और अपना अलग मुल्क बना लें। पैगाम लाने वाले को रमीजुद्दीन ने तब जवाब दिया था कि जनरल साहब को कहिएगा कि बराए मेहरबानी ज़रा होश की दवा करें। पाकिस्तान में हमारी तादाद आप लोगों से ज़्यादा है, हम मेजॉरिटी में है, इसलिए पाकिस्तान हमारा है। आप मुल्क बनाना चाहते हैं तो आप बनाइए, जाइए। बाद में द टेलीग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में अयूब खान ने खुद माना कि एक वक्त ऐसा आया था कि उन्होंने बंगालियों को पाकिस्तान से अलग करने का फैसला ले लिया था। किसी देश में अलगाव की आवाज़ें उठना ये दुनिया भर में होता रहता है, लेकिन पाकिस्तान के मामले में ये एकमात्र मौका था, बहुत रेयर एग्जाम्पल है इस दुनिया में, कि जब मेजॉरिटी माइनॉरिटी से आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रही थी। 1960 के दशक में इन आवाज़ों में सबसे बुलंद आवाज़ थी शेख मुजीबुर रहमान की। शेख मुजीबुर रहमान आवामी लीग के नेता थे। पहले इस पार्टी का नाम आवामी मुस्लिम लीग था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के विरोध में पार्टी ने मुस्लिम शब्द हटाया। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए, 23 साल बाद जाकर के। संसद की सीटें कुल 300 थी। वहां पश्चिमी पाकिस्तान के हिस्से में 138 सीट्स थीं। सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके नेता जुल्फिकार अली भुट्टो। वहीं पूर्वी पाकिस्तान में 162 सीटें थीं। चुनाव हुए तो इनमें से 160 पर आवामी लीग ने जीत दर्ज की। सामान्य गुणागणित कहता है कि सरकार आवामी लीग की बननी चाहिए थी पूरे पाकिस्तान में, लेकिन भुट्टो अड़ गए। बोले कि अगर बंगाल से किसी ने असेंबली में घुसने की कोशिश की तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। अब तक राष्ट्रपति बन चुके थे जनरल याह्या खान। उन्होंने भुट्टो के सुर से सुर मिलाते हुए ऐलान किया कि सरकार नहीं बनेगी, मार्शल लॉ जारी रहेगा। बाय एंड लार्ज एक फेयर इलेक्शन को इस तरह एक्सेप्ट नहीं किया गया, फौज का रूल चलता रहा। याह्या के इस ऐलान से पूर्वी पाकिस्तान उबल पड़ा, लोग सड़कों पर उतर आ गए। शेख मुजीब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, ये लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। 2 मार्च से ढाका बंद का ऐलान हुआ। ढाका स्टेडियम में उस दिन एक क्रिकेट मैच खेला जा रहा था। इस मैच को रोकना पड़ा क्योंकि मैच देख रहे दर्शक बाहर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ मिल गए थे। भीड़ नारे लगा रही थी, बीर बंगाली ऑस्ट्रो धोरो, बांग्लादेश स्वधीन कोरो। एक और नारा खूब गूंज रहा था उस दिन, जो आने वाले दिनों में खूब सुनाई दिया, तोमार अमार ठिकाना पद्मा मेघना जमुना। मुजीब अहिंसक आंदोलन चाहते थे, कुछ कुछ गांधी की तरह। कम से कम शुरुआत में यही था। गांधी जिनकी बात 1947 में जिन्ना ने मान ली होती तो पाकिस्तान नहीं बनता, न पूरब पश्चिम का झगड़ा हुआ होता। विडंबना ये थी कि गांधी जिन्ना को रोक नहीं पाए और अब मुजीब को भी कोई नहीं रोक सकता था। हालांकि कोशिश बहुत की गई। उस समय पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर होते थे एडमिरल SM एहसान। उनके ऊपर प्रेशर था कि अगर लोगों ने हड़ताल की तो उनके ऊपर गोली चलाओ। एडमिरल एहसान ने ऐसा करने से इनकार किया। नतीजा ये रहा कि उन्हें गवर्नर के पद से हटा दिया गया। उनकी जगह लाए गए जनरल साहिबजादा याकूब खान। याकूब खान 1969 से ही एक्शन में थे। उन्हें पाकिस्तानी सेना के ईस्टर्न कमांड का कमांडर नियुक्त किया गया था। 1970 में हुए चुनाव से पहले ही याकूब खान ने एक खास सिक्योरिटी प्लान बना लिया था और इसका नाम था ब्लिट्स। इसका मकसद था कि किसी भी हालत में बंगालियों के हाथ में सत्ता नहीं सौंपेंगे। जो उन्होंने विरोध किया तो सेना का इस्तेमाल कर विरोध को दबा दिया जाएगा। उन्होंने जो सोचा था वैसा ही किया भी।
1971 के साल में 7 मार्च को मुजीब ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। रामना रेसकोर्स मैदान पर उन्हें सुनने के लिए तकरीबन 20 लाख लोगों की भीड़ जमा थी उस रोज। बंगबंधु मुजीब ने उस रोज अपना पसंदीदा काला वेस्टकोट पहना था और जैसे ही वो माइक के सामने खड़े हुए, हजारों लाखों लोगों का हुजूम नारे लगाने लगा। मुजीब चुपचाप लोगों को देखते रहे। फिर जब शोर थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने काले फ्रेम का अपना चश्मा उतारा, उसे पोडियम पर रखा और फिर अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया। अपनी तर्जनी उंगली से आसमान की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने बोलना शुरू किया। पहला शब्द बंधुओं। ये सुनना था, लोगों ने बंधुओं ये शब्द सुना और एकदम खामोश हो गए। भीड़ शांत हो गई। वहां मौजूद लोगों ने उस दिन जो सुना उसे वो फिर कभी नहीं भूल पाए। वो सामने मंच पर खड़ा शख्स उन्हें नए मुल्क और आज़ादी का वादा थमा रहा था। लोगों ने उस सपने को कसकर थामा और इस सपने को असलियत बनाने के लिए अब वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। जो शख्स ये कीमत वसूलने वाला था वो 7 मार्च को ही ढाका में एंटर हुआ था। टिक्का खान, जिसे लोग बलोचिस्तान का कसाई बुलाते थे। टिक्का खान ने आते ही, ऐसा कहा जाता है कि अपने ट्रूप्स को आदेश दिया था कि मुझे ज़मीन चाहिए, लोग नहीं चाहिए। टिक्का खान के जुल्म के बारे में बताते हुए खुद पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने बाद में कहा था कि जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने भी ऐसा अत्याचार नहीं किया था जैसा टिक्का खान ने किया। चंगेज खान ने जैसा जुल्म किया था उससे भी बुरी क्रूरता। ये एक पाकिस्तानी ऑफिसर की राय है एक दूसरे पाकिस्तानी ऑफिसर के बारे में जिसने बंगाल में, बांग्लादेश जो बाद में बन गया, उसमें कत्लेआम किया। पाकिस्तानी फौज ने लोगों का क्या हश्र किया उसकी तस्दीक ढाका के गवर्नर हाउस में युद्ध के बाद मिली एक डायरी करती है। ढाका गवर्नर के मिलिट्री एडवाइजर मेजर जनरल फरमान ने इस डायरी में लिखा था, बंगालियों को काट काट कर बंगाल की इस हरी भरी ज़मीन को हम खून से लाल कर देंगे। पाकिस्तान ज़मीन पाना चाहता था, वहाँ बसे लोगों में उसकी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने फैसला किया कि अब जितना अत्याचार कर सकते हैं करेंगे। पाकिस्तान लगातार पूर्वी पाकिस्तान में अपनी फ़ौज की तादाद बढ़ा भी रहा था। चूंकि भारत का एयर स्पेस उसके लिए बंद था, सो उसके जहाज़ श्रीलंका होकर पूर्वी पाकिस्तान भेजे जा रहे थे। जब तैयारी पूरी हो गई तब शुरू हुआ खूनी खेल। इस खूनी खेल की शुरुआत हुई थी 16 मार्च को। 16 मार्च को याह्या खान ढाका आए। जुल्फिकार अली भुट्टो 21 मार्च को ढाका पहुंचे। याह्या, मुजीब और भुट्टो में बातचीत हुई मगर कोई नतीजा नहीं निकल पाया। 25 मार्च को एकाएक याह्या और भुट्टो दोनों ढाका से चले गए। उधर वो ढाका से निकले, इधर टिक्का खान ने बंदूक का राज स्थापित कर दिया। भयानक नरसंहार हुआ जिसकी तैयारी पाकिस्तानी सेना पिछले कई दिनों महीनों से कर ही रही थी। शुरू हुआ ऑपरेशन सर्च लाइट। आम नागरिक, छात्र, बांग्ला सुरक्षा बल, बांग्ला पुलिसकर्मी, बांग्ला अधिकारी, किसी को नहीं छोड़ा गया। याह्या ने फौज से कह रखा था कि 30 लाख लोगों को मार डालो, जो बाकी बचेंगे वो हमारे हाथों से फेंके गए टुकड़े खाएंगे। 30 लाख का आंकड़ा और आगे गया, करीब 50 लाख लोग मारे गए। हजार औरतों का बलात्कार हुआ। पाकिस्तानी फौज रेप करने के बाद उन्हें फांसी पर टांग देती थी। ऐसी कई निर्वस्त्र लाशें छतों से लटकती हुई मिला करती थी उन दिनों। गांव के गांव जलाए गए। वहां रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों का तो और बुरा हाल हुआ। जब देखो तब बंदूक की आवाज आती थी। पाकिस्तानी फौज की मोटो लाइन थी, पूर्वी पाकिस्तान की जमीन को खून से लाल कर देना है। ढाका, चिटगांव, सिलट, जसोर समेत पूर्वी पाकिस्तान के सारे बड़े शहरों में पाकिस्तानी फौज भर गई। उनकी नज़र में बांग्ला काफिर थे, गद्दार थे और पाकिस्तानी फौज हर काफिर को ख़त्म कर देना चाहती थी। इस बीच मुजीब और उनके सहयोगियों के सामने साफ हो चुका था कि पाकिस्तान कभी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी उन्हें उनका हक नहीं देगा। 25 मार्च को मुजीब ने बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान कर दिया। अब यह खुला विद्रोह था। पाकिस्तान की नज़र से देखें तो ट्रीजन। पाकिस्तान की फौज ने मुजीब की गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। रात करीब 8 बजे होंगे और मुजीब 32 धनमंडी स्थित अपने घर में ही थे। तब कहीं से एक संदेश आया कि पाकिस्तानी फौज आपको अरेस्ट करने आ रही है, अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। मुजीब ने अपने सहयोगियों को वहां से रवाना कर दिया, मगर वो खुद नहीं भागे। उन्होंने कहा कि अगर मैं भाग गया तो पाकिस्तानी फौज मेरी तलाश में पूरा ढाका जला देगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बेगुनाह मारे जाएं। मुजीब को अरेस्ट करने के बाद पाकिस्तान के आर्मी रेडियो ने ढाका छावनी और कंट्रोल सेंटर में टिक्का खान को मैसेज भेजा कि चिड़िया पिंजड़े में आ गई है। इधर बांग्लादेश में यह सब हो रहा था, दूसरी तरफ भारत बेबाक पिस रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में फौज के जुल्म से बचने के लिए हजारों लोग पूर्वी पाकिस्तान से
भारत आ रहे थे। लाखों में संख्या थी और ये सिर्फ हिंदुओं की नहीं थी, बड़ी संख्या में मुस्लिम्स भी आए क्योंकि उनकी भी जान सेफ नहीं थी बांग्ला लोगों की। इंसानियत कहती है कि शरणार्थी की मदद करो। भारत ये कर रहा था, लेकिन शरणार्थियों का हुजूम कम होने की जगह और तेजी से बढ़ता चला आ रहा था। अप्रैल आते आते शरणार्थियों की बाढ़ ही आ गई। ये न केवल भारत की आंतरिक स्थितियों के हिसाब से बल्कि सुरक्षा कारणों से भी बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। अब जब ये सब हो रहा था, भारत अपनी तकलीफ दुनिया को बता रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन सब के सब जैसे बहरे हो गए थे। भारत बार बार कह रहा था कि पाकिस्तान अपने लोगों को वापस ले, हिंसा बंद करे, लेकिन न हिंसा बंद हुई, न शरणार्थियों का आना बंद हुआ, न इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तब हमारी बात सुनी। शरणार्थियों की तादाद 1 करोड़ से ऊपर गई। पश्चिमी देश न केवल भारत की अपील को अनदेखा कर रहे थे, बल्कि वो पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे जनसंहार और वहां के लोगों की अपीलों पर भी कान बंद करके बैठे हुए थे। सब चुप थे। पाकिस्तान लगातार पूर्वी पाकिस्तान में तबाही मचा रहा था और भारत के लिए दिक्कत बढ़ती जा रही थी। लिहाजा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ठान लिया कि अब भारत को कुछ करना पड़ेगा, युद्ध हमारी मजबूरी बना। पाकिस्तान ने हालांकि कभी नहीं माना कि पूर्वी पाकिस्तान में कोई जेनोसाइड हुआ, बल्कि उनका तर्क था कि इसका उल्टा हुआ था। पाकिस्तान का दावा था कि बांग्ला लोग उर्दू भाषियों को मार रहे थे, इसलिए पाकिस्तानी फौज को कड़ा कदम उठाना पड़ा। असलियत क्या थी, 2 महीने बाद पूरी दुनिया को पता भी चली और अब की बार यकीन भी उनको करना पड़ा। 13 जून 1971 ब्रिटेन के संडे टाइम्स अखबार में एक आर्टिकल छपा। हेडिंग थी इसकी जेनोसाइड। इस खबर ने जैसे पाकिस्तान को दुनिया के आगे निर्वस्त्र कर दिया। उन्हें मालूम चला कि पूर्वी पाकिस्तान में कैसा भयंकर कत्लेआम हो रहा है। इस आर्टिकल के आप कुछ हिस्से सुनिए। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की ही रिपोर्ट है ये। अब्दुल बारी की किस्मत उसका साथ छोड़ चुकी थी। हम आर्टिकल को कोट कर रहे हैं। पूर्वी पाकिस्तान के हजारों बाकी लोगों की तरह उससे भी एक बहुत बड़ी गलती हुई थी, जानलेवा गलती। उसने एक पाकिस्तानी गश्ती दल की आंखों के सामने भागने की भूल की थी। अब्दुल बारी बस 24 बरस का था, पतला दुबला। पाकिस्तानी सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेरा। वो बुरी तरह कांप रहा था। वो जानता था कि अगले कुछ सेकंड्स में उसे गोली मार दी जाएगी। एक दूसरे हिस्से में लिखा है, पाकिस्तानी सेना विरोधियों और प्रदर्शनकारियों को मारकर उन्हें जला देती थी। मैंने उनकी बर्बरता को अपनी आंखों से देखा है। रात को आर्मी मेस में पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स गर्व से आपस में बात करते, एक दूसरे से पूछते कि आज तुमने कितनों को मारा, तुमने कितनों को मारा। उनके जवाब आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। वो गांव-गांव हिंदुओं को तलाश रहे थे। एक एक घर की तलाशी ली जाती थी। जो हाथ आता उसे नंगा करके देखते कि उसका खतना हुआ है या नहीं। हम आर्टिकल से कोट कर रहे हैं, वापस आर्टिकल में आ रहे हैं। वो हिंदू निकलता तो उसे गोली मार देते। इस आर्टिकल को लिखने वाले जर्नलिस्ट का नाम था एंथनी मैस्करेनस। अब इससे भी दिलचस्प बात सुनिए। एंथनी पाकिस्तान के ही थे। उस समय कराची के मॉर्निंग न्यूज़ अखबार में असिस्टेंट एडिटर थे। पाकिस्तान ने सारे विदेशी पत्रकारों को भले ही पूर्वी पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया था, फिर मई जून के करीब पाकिस्तानी फौज को लगा कि वो जीत सकते हैं। तब उन्होंने कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट्स को पाकिस्तान बुलाया, पूर्वी पाकिस्तान। उन पत्रकारों की जिम्मेदारी थी कि अपने अपने अखबारों में पाकिस्तान को पाक साफ वो दिखाएं। ये लिखें कि असल हिंसा तो बंगालियों की तरफ से हो रही है। कुल 8 पत्रकारों को करीब 10 दिनों तक पूर्वी पाकिस्तान में घुमाया गया और इनमें से ही एक थे एंथनी भी। इस तरह एंथनी ने यह नरसंहार अपनी आंखों से देखा। बाकी सारे पत्रकारों ने पाकिस्तान लौटकर वैसे ही रिपोर्ट फाइल की जैसी फौज ने उनको लिखने को कही थी, सिवाय एंथनी मैस्करेनस के। शुरू में एंथनी थोड़ा डर रहे थे, लेकिन उनकी माँ बहुत बहादुर थी। माँ ने ही एंथनी का हौसला बढ़ाकर कहा कि वो सच लिखें। एंथनी को मालूम था कि यह आर्टिकल पाकिस्तान में तो छप नहीं पाएगा, इसलिए बहन की बीमारी का उन्होंने बहाना बनाया और लंदन गए। वहाँ उन्होंने संडे टाइम्स के संपादक से मिलकर उन्हें ये रिपोर्ट दी। मगर आर्टिकल छपने से पहले एंथनी के परिवार का पाकिस्तान से निकलना ज़रूरी था, वरना फौज उन्हें छोड़ती नहीं, ये क्लियर था। एंथनी ने बड़ी चालाकी से अपने परिवार को लंदन बुलाया। बस 2 सूटकेस लेकर उनकी पूरी फैमिली लंदन आ गई। अपना सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ दिया, पूरा घर छोड़ दिया पत्रकारिता के उसूलों को बचाने के लिए। इसके बाद जाकर यह आर्टिकल छपा। पाकिस्तानी फौज की करतूतों का एक और सबूत है जो बाद में सामने आया। ढाका में अमेरिका के काउंसिल जनरल थे आर्चर कैंट ब्लड टेलीग्राम नाम से बड़ी बढ़िया रिपोर्टाज है, बाद में वो किताब बनी, आप उसे पढ़िए। ब्लड सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे क्योंकि वो ढाका में थे। उन्होंने पाकिस्तानी फौज की करतूतों पर लगातार कई डिप्लोमेटिक संदेश व्हाइट हाउस को भेजे, यही है ब्लड टेलीग्राम। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके कथित चाणक्य हेनरी किसिंजर याह्या खान से दोस्ती निभा रहे थे। तब
कोई एक्शन नहीं लिया। 6 अप्रैल 1971 को ब्लड ने अमेरिका के इतिहास में आज तक का सबसे कड़ा डिसेंट नोट भेजा, जिस पर डिप्लोमेटिक स्टाफ के 20 और लोगों के हस्ताक्षर थे। पूरा स्टाफ कह रहा था वहां का। द ब्लड टेलीग्राम नाम से मशहूर इस नोट में ब्लड ने लिखा कि कैसे अपने हित साधने के चक्कर में अमेरिका ने एक जेनोसाइड से मुंह मोड़ लिया। सोचिए इसके बाद लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड ने क्या किया होगा। किसिंजर ने ब्लड को बांग्लादेश से वापस बुला लिया और बाद में जब भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की हालत में दखल दिया तो इसी यूएस ने अपना जंगी बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ भेजा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इस जेनोसाइड को किसी कीमत पर रोकने के लिए भारत कमर कस ही चुका था। इंदिरा गांधी ने आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ से पूछा कि क्या हिंदुस्तान लड़ाई के लिए तैयार है। जनरल मानेकशॉ ने उनसे 6 महीने का वक्त मांगा कि हम पहले प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। इस बीच भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ रही मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया। ये वो लोग थे जो भारत में रेफ्यूजी बनकर आए थे। इन्हें ट्रेन किया गया ताकि वो वापस जाकर अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। मुक्ति वाहिनी अकेली नहीं थी, और भी कई गुरिल्ला दस्ते थे, जैसे मुजीब वाहिनी जिसने चिटगांव को पाकिस्तानी फौज के कब्जे से आज़ाद कराया। एक और दस्ता था कादिर वाहिनी। इस दस्ते ने ढाका और उसके आसपास के इलाके में ऐसा गदर मचाया कि पूछे मत। दूर संचार के माध्यम उड़ा दिए, पाकिस्तानी आर्मी की टुकड़ियों पर हमला किया, उनके रसद और गोला बारूद की खेप उड़ाई, कई सारे पुल उड़ाए। अब मुक्ति वाहिनी को क्योंकि हिंदुस्तान हेल्प कर रहा था, इसलिए लगभग तय हो गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक कन्वेंशनल वॉर भी होगी। तय था। दिक्कत भारत को थी, लेकिन फिर भी भारत ने पहला हमला नहीं किया। इस लड़ाई में पहली गोली हमने नहीं चलाई है। हालांकि सरकार में कशमकश चल रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी के सचिव डीपी धर ने एकदम मार्के का सुझाव दिया। उन्होंने नेपोलियन की बात याद कराते हुए कहा कि जब दुश्मन गलती पर आमादा हो तो रुकावट नहीं डालनी चाहिए। उनका था कि ये सब नीचे आने वाला है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए मैम। धर की बात बिल्कुल सही साबित हुई। 2 दिसंबर की शाम पाकिस्तान में युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी। सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही थी जिन पर क्रश इंडिया का स्टिकर चिपका हुआ था। रेडियो पर बॉलीवुड गानों का पैरोडीकरण कर इंदिरा गांधी को गालियां दी जा रही थी, प्राइम मिनिस्टर हमारी। अगले दिन पाकिस्तान ने हमला शुरू किया। पाकिस्तान को जीत का तब बड़ा भरोसा था। श्रीनाथ राघवन अपनी किताब 1971 अ ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश में लिखते हैं, शुरुआती हमलों के बाद पाकिस्तान के एयर चीफ ने अपने पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से कहा, कोई जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, जीत सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन है और हम जल्द ही आगरा के ऊपर होंगे। एयर चीफ की बात सही साबित हुई, लेकिन भारत के लिए, जिसने ढाका को ऊपर नीचे चारों तरफ से घेर लिया था। पाकिस्तान की तब हालत पस्त हुई, हार उनके सामने थी और जुल्फिकार अली भुट्टो यूएन भागे। पाकिस्तान चाहता था कि जल्द से जल्द युद्ध विराम हो जाए, लड़ाई बीच में रुक जाए, लेकिन यूएन ने ऐसा किया नहीं। महज 13 दिन के अंदर भारतीय फौज ने युद्ध न सिर्फ जीता, बल्कि पाकिस्तानी फौज को भरे मैदान में सरेंडर करने को भी मजबूर किया। 16 दिसंबर शाम के 4:30 बजे का वक्त था। 23 साल बाद समय का पहिया एक बार फिर ढाका का रामना रेस कोर्स में रुका। इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा खड़े थे और उनके सामने थे पाकिस्तान के जनरल नियाजी। नियाजी ने जनरल अरोड़ा को सलामी दी और ठीक 4:31 पर नियाजी ने सरेंडर के दस्तावेज पर दस्तखत किए। इसी के साथ बांग्लादेश आज़ाद हुआ। इस दिन को बांग्लादेश और भारत दोनों विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। पाकिस्तान को इस युद्ध में मिली हार का गम हमेशा सालता रहा। इस हार की समीक्षा के लिए हमीद उर रहमान कमेटी बनी, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट को कभी पब्लिक नहीं किया गया, पेश नहीं किया गया। बाद में लीक हुए कुछ पन्नों से पता चला कि कमेटी ने बांग्लादेशियों के नरसंहार को डॉक्यूमेंट किया था, लेकिन फौज के मोराल पर असर पड़ेगा ऐसा आर्ग्यूमेंट देकर रिपोर्ट गायब कर दी गई। 1971 युद्ध के बाद भी पाकिस्तान की परेशानियां खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान के करीब 93,000 युद्धबंदी और 5,000 स्क्वायर माइल का इलाका भारत के कब्जे में था। भारत ने शिमला समझौते के तहत ये 5,000 स्क्वायर माइल्स का इलाका वापस किया। शिमला समझौते के लिए हिंदुस्तान सिर्फ इसलिए तैयार हुआ ताकि मुजीबुर रहमान की रिहाई हो सके। मुजीब का बांग्लादेश लौटना न केवल उस नए बने मुल्क के लिए बल्कि भारत के लिए भी जरूरी था। इसके बाद भारत ने युद्धबंदी भी लौटा दी पाकिस्तान को, और उन युद्धबंदियों ने बाद में खुद स्वीकार किया कि उनका हिंदुस्तान में अच्छी तरह मिलिट्री ट्रेडिशन के हिसाब से ख्याल रखा गया। बाकायदा खुद फील्ड मार्शल मानेकशॉ जाकर युद्धबंदियों से मिलते थे और उनका हालचाल भी पूछते थे। फील्ड मार्शल मानेकशॉ जब पाकिस्तान गए थे तब ऐसे ही एक युद्धबंदी के पिता ने उनके कदमों में अपनी पगड़ी उतार कर रखी थी। बांग्लादेश 1971 युद्ध के नतीजे में बना। 1974 में पाकिस्तान ने भी उसे मान्यता दी, मजबूर हो गया था। यूँ युद्ध हमेशा त्रासदी का कारण बनते हैं, लेकिन 1971 का युद्ध इस मायने में ख़ास है कि ये जायज़ कारणों से लड़े गए कुछ चंद युद्धों में से था।
इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इस युद्ध के बाद भारत ने बांग्लादेश को हमेशा एक संप्रभु राष्ट्र की तरह माना, कभी उसको ऑक्यूपाई नहीं किया। ज़मीनी रिसोर्सेस पर कब्जा करने जैसा कुछ किया नहीं हमने। ये एक परिपक्व देश की निशानी है जो समझता है कि पड़ोसी की बर्बादी में अपना फ़ायदा नहीं होता, नहीं हो सकता। बांग्लादेश आज एक तेजी से विकास करने वाला देश है। इसके बरक्स 1971 की हार ने पाकिस्तान की राजनीति, कूटनीति, देश चलाने की नीति सब कुछ ले ली। 1971 युद्ध का बदला एक सनक बनी। पंजाब और कश्मीर में अलगाववाद भड़काने से लेकर आतंकवादी हमलों में इन्वॉल्व हुआ पाकिस्तान। 1971 युद्ध का बदला लेने के नाम पर पाकिस्तान दशकों तक तरीके ढूंढता रहा। इसी के नतीजे में कारगिल वॉर हुआ और वो भी फेल रहा। बहरहाल विजय दिवस की शुभकामनाएं और 1971 युद्ध में वीर गति पाने वाले सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए हम आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। इस एपिसोड को आपके लिए लिखा कमल ने और जतिन ने इसे रिकॉर्ड किया। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, पसंद आई होगी। हो सकता है कि कुछ लोगों को पसंद ना आई हो इंडियन मीडिया की वीडियो, तो इस वजह से। लेकिन 1971 के जंग के बारे में या वॉर के बारे में हमें किताबों में और हमें हमारी न्यूज चैनल और हमारी मीडिया के अंदर यही समझाया और दिखाया गया है कि 1971 के अंदर पाकिस्तान की आर्मी जीत चुकी थी। अब हम कहाँ पे कैसे यकीन करें कि पाकिस्तान की आर्मी जीत चुकी थी, क्योंकि 1971 के अंदर अगर पाकिस्तान की आर्मी जीत चुकी थी तो बांग्लादेश फिर कैसे आजाद हुआ पाकिस्तान से? यही सवाल मुझे बचपन से कंफ्यूज कर रहा था कि अगर पाकिस्तान की आर्मी 1971 की वॉर में जीती है तो बांग्लादेश कैसे हमसे चला गया? उल्टा हमारे पास कश्मीर आना चाहिए था। यही चीज मुझे कंफ्यूज कर रही थी और अब जाके समझ आया कि भाई पाकिस्तान की आर्मी नहीं जीती, पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर कर दिया था ढाका के अंदर। जब बांग्लादेश के अंदर लोगों के ऊपर जुल्म और सितम हो रहा था, जब लोगों को मारा जा रहा था, जब शेख मुजीबुर रहमान को जेल के अंदर डाला गया, जब वो सबसे ज्यादा सीट लेके भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, जब उनको तशद्दुद किया गया, उनको जो है ना पाकिस्तान के अंदर ये बांध दिया गया कि भाई आपके साथ जो वो इलेक्शन हुआ है वो धांधली के हुआ, ये हुआ है, वो हुआ है। तो अब समझ आ गया कि भाई 1971 के अंदर पाकिस्तान की आर्मी हार चुकी थी जब उन्होंने सरेंडर कर दिया ढाका के अंदर। तो 1971 16 दिसंबर को बांग्लादेश को आजाद करना पड़ा। पाकिस्तान ने फिर इस बात को ये मान लिया। अभी रिसेंटली मैं पाकिस्तान के एक बड़े जाने माने न्यूज एंकर है और होस्ट है हामिद मीर का मैंने बात सुनी, तो उन्होंने ये कहा था कि उस टाइम के पाकिस्तान की आर्मी के जनरल का ये कहना था कि हम इस ईस्ट पाकिस्तान से जान छुड़ाना चाहते हैं, क्यों हमारे पर बोझ बना हुआ है। ये उस टाइम की आर्मी की बात की वो बात कर रहा था कि वो ये कह रहा है कि हमारे ऊपर बोझ है, हम इनको पाल रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होके वहां से पाकिस्तान आता था। यही चीज पाकिस्तानियों को कंफ्यूज करता था कि यार इतना जबरदस्त जगह, इतनी खूबसूरती मामले वाला जगह, आबादी वाली जगह पाकिस्तान ने कैसे जाने दिया? तो अब समझ आ रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी के उस टाइम के जनरल ने ये जानबूझ के मुल्क को जो है ना टुकड़ा टुकड़े होने दिया। तब पाकिस्तान से वो फिर बांग्लादेश अलग हो चुका। और ये हामिद मीर की मैं बात कर रहा हूँ। रिसेंटली उन्होंने एक प्रोग्राम किया है और ये स्पेशल प्रोग्राम उन्होंने 16 दिसंबर 1971 के बारे में किया, बांग्लादेश कैसे पाकिस्तान से अलग हुआ था। तो अब जाके हमें समझ आया कि यार पाकिस्तान की आर्मी ढाका के अंदर हार चुकी थी। उन्होंने जब सरेंडर कर दिया उसके बाद बांग्लादेश की आजादी का वक्त हो गया और फिर पाकिस्तान ने इसको माना। हालांकि बांग्लादेश के लोग जो बंगाली थे उससे पहले भी उन्होंने आजादी की मांग की थी। मांग तब की उन्होंने जब उनके ऊपर जुल्म और सितम की जो एक लिमिट थी वो क्रॉस हो गई कि भाई अब जाहिर सी बात है कब तक जुल्म सहेगा बंदा। जब उनकी जो जुल्म और सितम का वो लोग सह नहीं पा रहे थे, कंट्रोल से बाहर बात चलेगी, तो फिर जाहिर सी बात है उन्होंने फिर तहरीक निकाली और मुक्ति बानी का तहरीक थी, पता नहीं क्या तहरीक थी, तो वो फिर इस तरीके से फिर बांग्लादेश को आजाद करना पड़ा। पाकिस्तान की वो हार थी सबसे बड़ी।